जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिमोट सेंसिंग की, यानी सुदूर संवेदन प्रणाली की। दोस्तों, यह वीडियो MPPSC मेंस पेपर 3 पार्ट ए से संबंधित होगा। इसके साथ साथ सभी स्टेट PCS के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी परिभाषा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि रिमोट सेंसिंग है क्या, सुदूर संवेदन प्रणाली है क्या। तो सुदूर संवेदन प्रणाली है क्या, तो यह एक तकनीकी है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, दूर स्थित किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए उस वस्तु से संबंधित सूचनाएं हों, चाहे कोई आंकड़े हों, वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देख लें इसमें कि इस तकनीकी का उपयोग उपग्रहों के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि इसका माध्यम क्या होगा, तो ड्रोन, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं उपग्रहों के साथ साथ भी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। अब उपग्रहों की स्थापना कहाँ पर होती है, तो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रहों की स्थापना होती है। देखते हैं किस प्रकार होती है। तो इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि आप पृथ्वी है, इसमें क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यदि आप देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। और इसमें मान लेते हैं कि हमारा ये उपग्रह है और ये करीब 700 से लेके 1000, ठीक है, 700 से 1000 किलोमीटर तक, ठीक है, 700 से लेके 1000 किलोमीटर इसकी त्रिज्या होती है एक कक्ष की। ठीक है, एक कक्ष की 700 से लेकर 1000 जो है किलोमीटर त्रिज्या होती है और ये उनका एक पथ होता है। तो इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, इस तरीके से ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो 1858 से स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक GF टूर्नचांद थे, उन्होंने गुब्बारे का प्रयोग किया था इसके लिए और पेरिस के ऊपर, ठीक है, पेरिस के ऊपर उड़ते हुए कुछ चित्र लिए थे और कुछ इन्होंने निष्कर्ष उसका निकाला था। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं 1862 में, यहाँ भी गुब्बारों का ही प्रयोग किया गया था और अमेरिकी सेना के द्वारा किया गया था। दूरस्थ क्षेत्रों के इसमें चित्र लिए गए थे और कुछ निष्कर्ष इसमें भी निकाले गए थे। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरे में देखते हैं 1962 में पहली बार टेलीस्टार, ठीक है, टेलीस्टार नामक एक सक्रिय उपग्रह छोड़ा गया था। ये एक प्रकार है, आगे हम देखेंगे निष्क्रिय भी होता है और सक्रिय भी होता है। ठीक है, तो निष्क्रिय और सक्रिय को हम आगे डिस्कस करेंगे जो इसके प्रकार हैं। तो आप अभी जान लें कि 1962 में पहली बार टेलीस्टार नामक एक सक्रिय उपग्रह छोड़ा गया था। ठीक है, वन लाइनर में आपको काम आ सकते हैं। आगे देखते हैं 1963 में। 1963 में क्या किया, सिकोम द्वितीय नामक उपग्रह एक प्रक्षेपित किया गया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लें एक बार कि भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक कौन है। तो रिमोट सेंसिंग के जनक कौन है, तो पिशरोथ रामा पिशरोटी। कौन है, पिशरोथ रामा पिशरोटी। ये आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट। इन्होंने किया क्या था कि रिमोट सेंसिंग की मदद से नारियल में विल्ट रोग का पता लगाया था। किसका लगाया था, नारियल में विल्ट रोग का पता लगाया था। तो इसका आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो क्रियाशीलता के आधार पर इन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। तो निष्क्रिय में क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि जो उपकरण होता है जिसकी सहायता से आप रिमोट सेंसिंग की सहायता से जब आप कुछ चीज़ खोजने का प्रयास करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कुछ उपकरण होते हैं रिमोट सेंसिंग के। वो क्या होते हैं कि इसमें उपकरण कोई तरंग प्रेषित इसमें नहीं करता, जो निष्क्रिय वाले होते हैं। इसमें होता क्या है, जो तत्व होते हैं, जो वस्तु होती है, उससे आने वाली जो तरंग होती है उसको ग्रहण करते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ये ध्यान रखें निष्क्रिय में। पर सक्रिय में क्या होता है कि सक्रिय जो होते हैं इसके अंतर्गत उपग्रह तरंग छोड़ते हैं इसमें। ठीक है, और जो तरंग प्रेषित करते हैं, छोड़ना या प्रेषित करना आप आसानी से समझ सकते हैं इसे, कि जो तरंग प्रेषित करते हैं सेम वही तरंग वापस ग्रहण भी करते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो समय लगता है, बीच में लगने वाला जो समय होता है और विकिरण की जो सघनता होती है, इसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, उसका आकलन सही तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। निष्क्रिय और सक्रिय आप याद रख सकते हैं, दो प्रकार होते हैं। अभी देख लेते हैं इसकी कार्यप्रणाली या आंकड़ों का जो विश्लेषण है वो किस प्रकार से इसमें किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो इसमें सबसे पहले सूर्य का आप समझ लें कि सूर्य जो होता है, तो ये आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है मान लेते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि परावर्तन भी, कोई प्रकाश होगा वो किसी वस्तु पर टकराएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, परावर्तन होगा
उसके बाद प्रकीर्णन होगा, अवशोषण हो सकता है, ठीक है, फिर उत्सर्जन हो सकता है, तो इस तरीके से विकिरण हो सकता है, आगे आप देखेंगे। तो इस तरीके से सूर्य के माध्यम से ये सारी चीज़ें होंगी जो पृथ्वी पर होंगी, तो ये ध्यान रखें आप, ठीक है। वही चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूँगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें कि सुदूर संवेदन के अंतर्गत वस्तुओं द्वारा परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, यह जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें किया जाता है। विकिरण की प्रकृति, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि विकिरण की प्रकृति और उसकी मात्रा का अध्ययन, इन दोनों के द्वारा संबंधित वस्तु के आंकड़े जो होते हैं वो एकत्रित किए जाते हैं तथा इन आंकड़ों के अध्ययन के बाद कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखें, इस तरीके से विश्लेषण हो जाएगा। आगे देखते हैं किस प्रकार से विश्लेषण होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें होता क्या है कि जो उपग्रह है, उपग्रह आप जो पोलर आपने देखा ध्रुवों पे जो स्थापित किए जाते हैं, उनसे क्या किया जाता है, काफी सूक्ष्म चित्रों को प्राप्त इसमें किया जाता है। बहुत छोटे छोटे चित्र होते हैं जिसे किया क्या जाता है कि कंप्यूटर जो होता है आपका, जो संगणक होता है, उसकी सहायता से बड़ा करके, उसकी सहायता से उसको क्या किया, उन चित्रों को बड़ा किया जाता है, उसके बाद उसका विश्लेषण फिर किया जाता है, ठीक है। जो आंकड़े आपको प्राप्त होंगे उससे, ठीक है, उसको आप किसी हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। पहले तो मैग्नेटिक टिप्स मैग्नेटिक जो टेप हुआ करते थे उसमें उसको स्टोर किया जाता था, पर आजकल तो काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं, तो उसको हार्ड डिस्क वगैरह में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं इसमें। और उपग्रह से जो प्राप्त सूक्ष्म जो चित्र होते हैं वो किस ओर इशारा करते हैं, ये हमें डिजिटल प्रोसेसिंग, वही कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होगी, कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर उसमें होंगे उसके माध्यम से आप जान पाएंगे, कंप्यूटर प्रणाली का अध्ययन जो उसमें किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही आप सही तरीके से उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। अभी इसमें कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने इसमें लिखना इसमें भूल गया मैं, फिर मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे रिमोट व्यू करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इससे पहले आपने QIS आपने पढ़ा होगा, GIS जब मैंने पढ़ाया था उसमें आपने देखा होगा, टेरा लुक करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और एक टूल बॉक्स भी होता है, और कियो टूल बॉक्स करके होता है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। इमेज एनालिटिक्स होता है, ठीक है। और एक इल्विस करके एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक्सेल और पावर पॉइंट जो कि डाटा को सेव रखने के लिए डाटाबेस DBMS जो आपने पढ़ा होगा, तो वो भी इसमें काफ़ी काम आता है, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसमें कार्य प्रणाली इसकी, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि सुदूर संवेदन प्रणाली है क्या, और इसकी कार्य प्रणाली को समझाएं, इसके आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है मैं आपको बता दूं कि वही सूर्य और पृथ्वी का ही इसमें कनेक्शन है। आप देखेंगे कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो किस प्रकार से विकिरण होता है, उनका परावर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, उसके माध्यम से ही उनकी जो प्रकृति होती है उसकी मात्रा का अध्ययन किया जाता है, और जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित किया जाता है। और आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद अध्ययन करेंगे, जाहिर सी बात है, और अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष उसमें निकाला जाएगा, ठीक है। वो निष्क्रिय हो सकते हैं या तो सक्रिय हो सकते हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो चित्र होते हैं जो उपग्रह हमें भेजता है वो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म होते हैं तो क्या किया जाएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कुछ, ठीक है। तो उनको आप ध्यान रखें, और उनके माध्यम से क्या किया जाता है, जो संगणक होता है हमारा, कंप्यूटर जो होता है, उसकी सहायता से उनका विश्लेषण किया जाता है, और उनको बड़ा करके फिर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और इसमें एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है कि पहले से ही हम प्रयोगशाला में इन चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं, बाद में जब हमको चित्र प्राप्त होते हैं रिमोट सेंसिंग उपकरण के माध्यम से, बाद में हम उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहले हम उसका एनालिसिस अपनी प्रयोगशाला में कर लेते हैं, बाद में जब दोनों हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं फिर विश्लेषण होता है, फिर उसका आकलन सही तरीके से करते हैं। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये एक समरी थी जो मैंने आपको बता दी, एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि रिमोट सेंसिंग है क्या, उसकी कार्य प्रणाली का विश्लेषण कीजिए या वर्णन कीजिए, इस तरीके से, ठीक है, आप देख लेंगे। आगे देखते हैं, यही उदाहरण है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ज़मीन के अंदर कोई खनिज है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसके विषय में प्रयोगशाला में इसको जानना होगा, उसके बाद फिर उपग्रह द्वारा जो आपको जानकारी प्राप्त होगी उन आंकड़ों को प्रयोगशाला में सही तरीके से कंप्यूटर जो आधारित प्रणाली है उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि खनिज की वास्तविक स्थिति क्या है। तो ठीक है, ये खनिज का उदाहरण लेके मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है।
आगे देखते हैं हम लोग कि इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, फिर भी आप एक बार देख लें इसको, हो सकता है बाद में आने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग होता है, तो रिमोट सेंसिंग में आप देख लें इसमें कि जो भारत में इस प्रणाली का जो विकास किया गया था वो राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध जो प्रणाली है उसकी सहायता के लिए किया गया था। और इसमें होता क्या है कि जो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं हमारे, जैसे मृदा, जल, भूजल, ठीक है, वन हो गए, ठीक है, समुद्र हो गए, सागर हो गए, तो इनके लिए मुख्य रूप से किया जाता है। ये प्राकृतिक संसाधन है तो इनका आकलन होगा, प्रबंधन होगा, सर्वेक्षण होगा। ठीक है, इनके लिए मुख्य रूप से किया गया। तो पहला ये हो जाएगा इसकी उपयोगिता के लिए। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे कि जो सूखा पड़ता है, बाढ़, भूकंप जैसी जो आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए दूसरा बिंदु है जिसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कृषि क्षेत्र जैसे फसलों की उपज, ठीक है, प्राकृतिक आपदा का आकलन, वन, पर्यावरण, भूजल, खनिज आदि का अध्ययन करने के लिए। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, आप इसमें समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, योजनाओं का सही क्रियान्वयन, जब ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में सूखा ज़्यादा पड़ता है, किस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या ज़्यादा है, किस क्षेत्र में भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जब आपको सही जानकारी मिल जाएगी तो आप जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक लोक सेवक होने के नाते आप योजनाओं का सही क्रियान्वयन कर पाएंगे। तो ये इसकी उपयोगिता के अंतर्गत आ जाएगा। जनसंख्या का आकलन, जब ये सारी चीज़ें आप जान पाएंगे कि सूखा, बाढ़, ये सारी स्थिति हो जाएंगी तो वहाँ पर आप जनसंख्या का आकलन भी कर सकते हैं कि इतनी जनसंख्या का यहाँ पर लॉस हो रहा है, इतनी जनसंख्या यहाँ पर कोई परेशानी में है, इतनी आपदा में है। तो उसके लिए जो फंड है जो निर्धारित किए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो वो भी आप इसमें सही तरीके से कर पाएंगे कि किनको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जो मुख्य थे वो मैंने आपको इसमें लिखवा दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कुछ प्रमुख सुदूर संवेदन उपग्रह हैं वो जानने का प्रयास करते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारे आर्यभट्ट 1975 और भास्कर 1979 जब ये सफल हो गए हमारे, तो इसके बाद हमने क्या किया कि जो IRS जो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स थी वो हमने उसकी एक श्रृंखला शुरू की। तो पहला हमने इसमें किया था 1A नाम से। ठीक है, IRS 1A, ये 1988 में इसको किया गया था प्रक्षेपित। बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र जो है, अंतरिक्ष केंद्र हमारा रूस में, उससे किया गया था। ठीक है, तो रूस से इसका प्रक्षेपण किया गया था और ये पहला सुदूर संवेदन था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा क्या किया गया था, तो IRS P4 जिसे ओशन सेट के नाम से भी जाना जाता है, 3 मार्कर के रूप में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, IRS P4 ओशन सेट 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, जिसे आप देख लें इसमें कि ओशन सेट 1999, ठीक है, 1999 विश्व का पहला उपग्रह था ये, जिसमें सामुद्रिक अध्ययन के लिए इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें इसमें। इसके बाद देख लेते हैं कार्टोसेट 1 2005, देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट था जिसे 3D तस्वीर लेने में इसको सक्षम बनाया था। ठीक है, तो ये क्या था, मैपिंग सैटेलाइट पहला था, ये ध्यान रखें इसमें, जो 3D तस्वीर लेने में सक्षम था। ठीक है, कार्टोसेट 1, ये ध्यान रखें आप। आगे देख लेते हैं इसमें रिसोर्स सेट 2। ठीक है, रिसोर्स सेट 2 2011 में, और रिसोर्सेस ये सेट दूसरा था इसमें 2A जो 2016 में। ठीक है, रिसोर्स सेट ही है ये ध्यान रखेंगे इसको। रिसोर्स सेट आप इसको लिख लें। ठीक है, रिसोर्स सेट 2A 2016 में और कार्टोसेट 2D 2017 में। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो सारे कवर हो गए हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी फिर भी आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, जो भी नई चीज़ें हैं उनसे आप अवगत हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आगे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।